कभी आपने सोचा है, अगर आपकी जिंदगी में शादी तो हो जाए, लेकिन प्यार करने का हक आपको ही ना मिले, तो कैसा लगेगा? एक लड़की जो उम्र में छोटी है, लेकिन हालात ने उसे बहुत जल्दी बड़ा बना दिया। और एक लड़का जो दुनिया के सामने मजबूत है, लेकिन अंदर से डरता है कि कहीं उसका प्यार ही उसकी सबसे बड़ी गलती न बन जाए। ये कहानी है एक ऐसी शादी की जहां रिश्ता तो था, लेकिन अपनापन नहीं, जहां साथ था लेकिन दूरी बहुत थी, जहां एक गलती सब कुछ खत्म कर सकती थी और एक फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता था। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये कहानी है सब्र, डर, जिम्मेदारी और उस प्यार की जो धीरे धीरे जन्म लेता है। तो कहानी शुरू होती है एक खामोश हवेली से, जहां दो दिल साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे से बहुत दूर। अरे ओ शंभू, गाड़ी की चाबी ले आओ जल्दी। हवेली के बड़े से ड्राइंग रूम में भारी आवाज गूंजी। आवाज के साथ ही लकड़ी की कुर्सी पर बैठे आदमी ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। उसे कहीं जरूरी काम से जाना था। आम दिनों में नौकर पलक झपकते ही हुक्म मान लेता था, लेकिन आज कुछ अजीब था। शंभू वहीं खड़ा था, आंखें झुकी हुई, चेहरा पीला, हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहता हो मगर जबान साथ नहीं दे रही थी। अरे सुन रहे हो ना, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं, आदमी ने थोड़ा झुंझलाकर कहा। जाओ चाबी लेकर आओ। तभी उसने गौर किया कि शंभू की नजरें बार बार कमरे के कोने की तरफ जा रही थीं। उसने उधर देखा। वहां खड़ी थी अनाया, सिर्फ 17 साल की, मगर पूरे घर पर राज करने वाली लड़की। बड़ी बड़ी आंखें, मासूम सा चेहरा और चेहरे पर ऐसी बनावटी मासूमियत कि देखने वाला धोखा खा जाए। घर के बुजुर्ग हों या नौकर, सब उससे डरते थे। जैसे ही आदमी की नज़र अनाया से मिली, वो तुरंत नजरें झुका गई, होंठ बाहर निकालकर उंगलियां मरोड़ने लगी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो आदमी था आरव मल्होत्रा, दिल से सख्त, चेहरे से गंभीर और स्वभाव से अनुशासन पसंद। बिजनेस की दुनिया में उसका नाम चलता था। मगर अनाया, वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी और सबसे बड़ी परेशानी भी। अब क्या किया है तुम दोनों ने? आरव ने सीने पर हाथ बांध लिए और दोनों को घूरने लगा। शंभू की हालत और खराब हो गई। उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो जानता था अगर आरव की गाड़ी को कुछ हुआ है तो आफत तय है। वो गाड़ी आरव के लिए सिर्फ गाड़ी नहीं, उसकी मेहनत की निशानी थी। अनाया ने मौका देखकर चुपचाप कमरे से भागने की कोशिश की। रुको, आरव की आवाज भारी हो गई, लेकिन अनाया तो फुर्ती से बाहर निकल गई। अब कमरे में सिर्फ आरव और शंभू थे। अब बोलोगे या नहीं? आरव ने सख्त लहजे में पूछा। शंभू ने कांपते हाथ जोड़ दिए। मालिक, गलती हमारी नहीं है। तो फिर किसकी है? छोटी मालकिन, गाड़ी। शंभू की आवाज टूट गई। गाड़ी क्या? आरव का दिल धक से रह गया। छोटी मालकिन ने गाड़ी ठोक दी है साहब, हालत बहुत खराब है, मैकेनिक के पास भेज दी है। एक पल के लिए आरव को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? उसकी आवाज ऊंची हो गई। वो गाड़ी मैंने 2 दिन पहले ही खरीदी थी, बिल्कुल नई, और उसे चलाने की इजाजत किसने दी? गुस्से में उसकी सांस तेज हो गई। मैंने कितनी बार कहा है उसे इन सब चीजों से दूर रखा करो, ड्राइविंग आती भी नहीं उसे। शंभू सिर झुकाए खड़ा रहा। जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। शंभू भागता हुआ निकल गया। आरव कुर्सी पर बैठ गया, सिर घूम रहा था। उस गाड़ी की कीमत करोड़ों में थी, मगर अगले ही पल उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। कहीं अनाया को चोट तो नहीं लगी? उसने बिना वक्त गवाए दूसरी गाड़ी निकाली और हवेली लौट आया। सीधे अनाया के कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा खुला था। अंदर अनाया ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, होंठ हिल रहे थे जैसे कोई गुनगुना रही हो। बड़े आराम से नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा रही थी। आरव वहीं रुक गया। वो लड़की सच में अजीब थी, इतनी बेफिक्र जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 17 साल की उम्र, नई जवानी, चेहरे पर कुदरती नूर, बड़ी आंखें, काली पलकों की छांव, गुलाबी गाल, सादा कपड़ों में भी अलग ही चमक। आरव ने नजरें हटाईं। वो भूल नहीं सकता था कि वो उसकी पत्नी है, मगर वो ये भी जानता था कि वो अभी बहुत छोटी है। अनाया, उसने धीरे से कहा। वो चौंकी, पीछे मुड़ी। आप आ गए? आवाज में हल्की घबराहट थी। आरव तेजी से उसके पास आया। ठीक हो तुम? उसके कंधे पर हाथ रखते ही अनाया के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं ठीक हूँ,
उसने नजरें चुराकर कहा। आरव ने ध्यान नहीं दिया। उसके हाथ उसके बाजुओं पर, फिर कमर पर गए। चोट ढूंढ रहा था। अनाया की सांसें तेज हो गईं। आरव, वो फुसफुसाई। कहाँ लगी है चोट? वो परेशान हो गया। अनाया ने धीरे से अपने सीने पर उंगली रख दी। यहाँ। आरव ठिठक गया। उसने फौरन हाथ पीछे खींच लिया। पागल हो तुम? वो झुंझला गया। आपके प्यार में। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं? आरव ने उसके आंसू पोंछे। तुम बहुत खूबसूरत हो, मगर अभी वक्त नहीं है। मैं छोटी नहीं हूं, अनाया जिद से बोली। आरव ने नजरें फेर ली। बहुत जल्द सब ठीक होगा, उसने कहा, मगर अभी नहीं। अनाया चुप हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां मोहब्बत है, डर है, जिम्मेदारी है और एक नादान लड़की की जिद भी। रात गहरी होती जा रही थी। हवेली में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। बाहर तेज हवा चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां आपस में टकराकर अजीब सी आवाजें कर रही थी। अनाया अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। उसका दिल बार बार वही सवाल दोहरा रहा था। आरव मुझसे दूर क्यों रहते हैं? वो करवट बदलती रही। कभी छत को देखती, कभी तकिए में मुंह छुपा लेती। आज जो हुआ था उसने उसके दिल में हलचल मचा दी थी। आरव का स्पर्श, उसका चिंतित चेहरा और फिर वही दूरी। उधर हवेली के दूसरे हिस्से में आरव अपने कमरे में टहल रहा था, हाथ पीछे बांधे, माथे पर चिंता की लकीरें। उसकी आंखों के सामने बार बार अनाया का चेहरा घूम रहा था। गाड़ी की हालत याद आती तो गुस्सा आता, और अनाया की मासूम आंखें याद आती तो दिल पिघल जाता। मैं क्या कर रहा हूं? उसने खुद से कहा। वो जानता था अनाया नादान है, उम्र छोटी है, जिद्दी है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो उसकी जिम्मेदारी थी। थोड़ी देर बाद उसने फैसला किया, उसे बात करनी होगी। वो अनाया के कमरे की तरफ बढ़ा। धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। अनाया, सो रही हो? अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने दरवाज़ा हल्का सा खोला। अनाया बिस्तर पर बैठी थी, घुटनों को सीने से लगाए। आंखें लाल थीं, शायद रो चुकी थी। आरव का दिल एक पल के लिए कस गया। सोई नहीं? उसने धीरे से पूछा। अनाया ने नजरें चुरा ली। नींद नहीं आ रही। आरव बिस्तर के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। आज जो हुआ वो ठीक नहीं था। अनाया ने तुरंत उसकी तरफ देखा। किस बात का अफसोस है आपको? गाड़ी का? आरव चुप रहा। आपको मेरी फिक्र नहीं है, अनाया का गला भराया। बस नियम, बस रोक टोक। आरव ने गहरी सांस ली। तुम समझती क्यों नहीं? उसने शांत लहजे में कहा। तुम अभी बच्ची हो। मैं बच्ची नहीं हूं, अनाया अचानक बोल पड़ी। मेरी शादी हो चुकी है, मैं आपकी पत्नी हूं। आरव की आंखें झुक गईं। शादी सिर्फ नाम की नहीं होती, उसने कहा, जिम्मेदारी भी होती है। अनाया उठकर खड़ी हो गई। तो जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, मेरी कोई चाहत नहीं? कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने उसकी तरफ देखा। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बातें? तुम्हारी चाहत मेरी जिम्मेदारी से बड़ी नहीं हो सकती, उसने धीरे से कहा। अनाया का दिल टूट सा गया। वो बिना कुछ कहे बिस्तर पर लेट गई और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। आप जाइए, उसने रूखे स्वर में कहा। मुझे आपसे बात नहीं करनी। आरव कुछ पल वहीं बैठा रहा, फिर चुपचाप उठकर कमरे से बाहर निकल गया। उस रात दोनों ही सो नहीं पाए। अगली सुबह हवेली में हलचल थी। नौकर चाकर अपने काम में लगे थे। रसोई से चाय और नाश्ते की खुशबू आ रही थी। अनाया देर तक कमरे से बाहर नहीं निकली। दादी जी को चिंता होने लगी। बहू अभी तक उठी नहीं? उन्होंने पूछा। आरव ने सिर हिला दिया। मैं देखता हूं। वो फिर अनाया के कमरे में गया। दरवाज़ा खुला था। अनाया बिस्तर पर पड़ी थी, आंखें बंद, मगर चेहरा शांत नहीं था। उठो, आरव ने नर्म आवाज में कहा। नाश्ता ठंडा हो जाएगा। अनाया ने आंखें खोलीं, लेकिन कुछ नहीं बोली। कल की बात के लिए? आरव ने बोलना चाहा। मुझे कुछ नहीं सुनना, अनाया ने बीच में ही कहा। आप ऑफिस जाइए। आरव समझ गया अभी बहस बेकार है। वो बाहर निकल गया। दोपहर होते होते हवेली में एक खबर फैल गई। अनाया कहीं नजर नहीं आ रही थी। नौकरों ने पूरे घर में ढूंढा, छत, बगीचा, पूजा घर, कहीं नहीं। आरव को ऑफिस में फोन आया। साहब, छोटी मालकिन घर में नहीं है, नौकर की घबराई हुई आवाज थी। आरव की धड़कन तेज हो गई। क्या मतलब नहीं है? उसने सख्ती से पूछा। सुबह से कहीं नहीं दिखी। आरव का गुस्सा फूट पड़ा। मैंने कहा था नजर रखना। उसने फोन काट दिया। वो कुर्सी से उठा,
चाबियां उठाईं और सीधे घर की तरफ निकल पड़ा। बारिश के बादल घिरने लगे थे, हवा तेज हो रही थी। ये लड़की कभी सुधरेगी नहीं, वो बड़बड़ाया। हवेली पहुंचकर उसने खुद ढूंढना शुरू किया। अनाया का मोबाइल कमरे में ही पड़ा था। ये देखकर उसका दिल और बैठ गया। बिना मोबाइल बाहर चली गई, उसने खुद से कहा। उसे याद आया अनाया को घूमना, आज़ादी पसंद थी। शायद वो कहीं चाय पीने चली गई हो। वो आसपास की सड़कों पर गाड़ी दौड़ाने लगा। करीब 3 घंटे बाद एक छोटे से ढाबे के पास उसकी नज़र पड़ी। वहां अनाया बैठी थी, हाथ में चाय का कप, सामने कुछ लड़के बैठे थे। उनकी नजरें अनाया पर टिकी हुई थी। आरव का खून खौल उठा। वो गाड़ी से उतरा और सीधा उन लड़कों की तरफ बढ़ा। एक का कॉलर पकड़ा और बिना कुछ कहे मुक्का जड़ दिया। लड़का जमीन पर गिर पड़ा। बाकी लड़के घबरा गए। क्या कर रहे हो? एक ने चिल्लाया। आरव ने उसे भी नहीं छोड़ा। कुछ ही मिनटों में सारे लड़के वहां से भाग खड़े हुए। अनाया सन्न रह गई। आप यहां कैसे? उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। क्या समझाया था मैंने तुम्हें? अकेले बाहर निकलना, वो भी बिना बताए? अनाया की आंखें भर आईं। मैं बस चाय पीने आई थी, उसने धीमे से कहा। तुम मेरी इज्जत हो, आरव ने दांत भींच कर कहा, और मेरी जिम्मेदारी भी। अब चलो, उसने सख्ती से कहा। अनाया चुपचाप उठ गई। गाड़ी में सन्नाटा था। बारिश शुरू हो चुकी थी। कहाँ कहाँ घूमी? आरव ने पूछा। दोस्तों के साथ, अनाया बोली। लड़के? उसकी आवाज और कड़ी हो गई। अनाया ने सिर झुका लिया। गाड़ी अचानक रुक गई। नीचे उतरो, आरव ने कहा। अनाया चौंक गई। क्या? नीचे उतरो, उसने दोहराया। यहां? अनाया डर गई। अंधेरा है। मैं मजाक नहीं कर रहा। आरव का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। अनाया के हाथ कांपने लगे। मैं दादी से शिकायत करूंगी, उसने रोते हुए कहा। कर देना, आरव बोला। अब उतरो। उसने दरवाजा खोला और अनाया को बाहर उतार दिया। गाड़ी आगे बढ़ गई। अनाया वहीं खड़ी रह गई। आंसू बारिश में मिलते जा रहे थे। डर, अकेलापन और पछतावा, सब एक साथ। कुछ कदम आगे बढ़ाए और फिर आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो फिसलकर नीचे ढलान की तरफ गिरती चली गई। उधर आरव, कुछ ही मिनट बाद उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने क्या कर दिया? उसने गाड़ी रोकी, गाड़ी मोड़ी, वापस उसी जगह पहुंचा। अनाया वहां नहीं थी। जंगल से अजीब आवाजें आ रही थीं। अनाया, उसने चीख कर पुकारा, लेकिन जवाब नहीं आया। और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। आरव की सांसें तेज हो चुकी थीं। दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को तैयार था। अंधेरी सड़क, चारों तरफ सन्नाटा और जंगल से आती डरावनी आवाजें। उसने गाड़ी से उतरकर मोबाइल की टॉर्च जलाई और चारों तरफ देखने लगा। अनाया, अनाया, उसकी आवाज कांप रही थी। अब उसे अपने गुस्से पर खुद से नफरत हो रही थी। मैंने ये क्या कर दिया? वो खुद को कोस रहा था। एक जवान लड़की, वो भी उसकी पत्नी, रात के अंधेरे में अकेली, सोचकर ही उसकी रूह कांप उठी। वो झाड़ियों में घुस गया। कांटों से हाथ छिल गए, मगर उसे दर्द का एहसास नहीं था। हर कदम पर उसका दिल दुआ कर रहा था कि अनाया ठीक हो। करीब आधे घंटे तक वो इधर उधर भटकता रहा। फिर अचानक, साहब, इधर आइए, एक आवाज आई। वो दौड़ता हुआ उस दिशा में गया। वहां अनाया पड़ी थी, बेहोश, कपड़े मिट्टी से सने हुए, बाल चेहरे पर बिखरे हुए। आरव की आंखों में आंसू आ गए। अनाया, उसने उसे हिलाया। कोई हरकत नहीं। घबराकर उसने उसे अपनी बाहों में उठाया। उसका सिर ढलका हुआ था, सांस हल्की चल रही थी। भगवान, बस इसे बचा लो, वो बुदबुदाया। बिना वक्त गवाए वो उसे बाड़ी में डालकर सीधे अस्पताल की तरफ भागा। अस्पताल की सफ़ेद रोशनी में आरव का चेहरा और पीला लग रहा था। डॉक्टर अनाया को अंदर ले गए। आरव बाहर कुर्सी पर बैठ गया। हाथ कांप रहे थे। हर सेकंड उसे काट खाने को दौड़ रहा था। अगर इसे कुछ हो गया? उसने आगे की सोचने की हिम्मत नहीं की। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई। घबराने की बात नहीं है, डॉक्टर ने कहा। डर और कमजोरी की वजह से बेहोश हुई है, थोड़ा आराम चाहिए। आरव की सांस में सांस आई। मैं अंदर जा सकता हूँ? उसने पूछा। डॉक्टर ने सिर हिला दिया। अनाया बेड पर लेटी थी, चेहरे पर मासूमियत, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आरव धीरे से उसके पास बैठ गया, उसका हाथ थाम लिया। मुझे माफ़ कर देना, वो फुसफुसाया। मैंने बहुत गलत किया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े।
कुछ देर बाद अनाया की पलकों में हलचल हुई। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। सबसे पहले उसकी नज़र आरव पर पड़ी। आप? उसकी आवाज़ कमज़ोर थी। आरव झुक गया। हाँ, मैं यही हूँ। अनाया की आंखों में पानी भर आया। आप मुझे छोड़कर चले गए थे, उसने शिकायत की। आरव का दिल चीर गया। नहीं, उसने जल्दी से कहा, मैं कहीं नहीं गया था, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। अनाया ने नज़रें फेंस लीं। मुझे डर लगा, उसने धीमे से कहा। बहुत डर। आरव ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। अब कभी ऐसा नहीं होगा, उसने वादा किया। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन सुबह अनाया को डिस्चार्ज मिल गया। आरव उसे सीधे हवेली ले आया। दादी दरवाजे पर ही इंतजार कर रही थी। अनाया को देखते ही उनकी आंखें भर आईं। मेरी बच्ची, उन्होंने उसे गले लगा लिया। आरव चुपचाप खड़ा रहा। दादी ने उसकी तरफ देखा। आरव, उनकी आवाज़ भारी थी। जो हुआ वो ठीक नहीं था। आरव ने सिर झुका लिया। गलती मेरी थी दादी। दादी ने गहरी सांस ली। अनाया नादान है, मगर दिल की साफ है। अनाया चुप थी। आज पहली बार उसे भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। कुछ दिन बीत गए। आरव अब पहले से ज्यादा सतर्क रहने लगा। अनाया पर गुस्सा नहीं करता था, समझाने की कोशिश करता था। अनाया भी बदली हुई थी। अब वो जिद कम करती, पढ़ाई में मन लगाने लगी। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। उसे आरव की नज़दीकी चाहिए थी, सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, प्यार। एक शाम अनाया छत पर बैठी थी। आसमान लाल हो रहा था। आरव ऊपर आया। ठंड लग जाएगी, उसने कहा। अनाया स्माइल नहीं की। आप हमेशा फिक्र करते हैं, मगर कभी बताते नहीं कि। वो चुप हो गई। कि क्या? आरव ने पूछा। कि आप मुझसे प्यार करते हैं, उसने सीधी बात कह दी। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, प्यार शब्दों से नहीं होता। तो किससे होता है? अनाया ने सवाल किया। आरव ने उसकी तरफ देखा। वक्त से। अनाया को जवाब समझ नहीं आया। आप हमेशा कहते हैं अभी वक्त नहीं है, तो फिर कब? आरव ने उसकी आंखों में देखा। जब तुम खुद को समझ लोगी, उसने कहा। जब तुम मजबूत बनोगी। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। मुझे आपकी बाहों में रोना है, मुझे बस इतना चाहिए। आरव का दिल डगमगा गया। उसने धीरे से अनाया के सिर पर हाथ रखा। सब ठीक होगा, उसने कहा, बस थोड़ा सब्र। रात को अनाया अपने कमरे में लेटी थी। आज उसका दिल भारी था। क्या मैं सच में बच्ची हूं? वो खुद से पूछ रही थी। उसे याद आया, माँ, पापा, अकेलापन और फिर ये शादी। शायद मुझे बड़ा होना पड़ेगा, उसने सोचा। उधर आरव अपने कमरे में बैठा था। आज पहली बार उसने माना वो अनाया से दूर नहीं रह सकता, मगर डर अभी भी था। डर कि कहीं जल्दबाजी में वो उसकी मासूमियत न तोड़ दे। हवेली में अब सब कुछ पहले जैसा दिख रहा था, मगर अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। अनाया बाहर से हंसती रहती, दादी के साथ बैठती, नौकरों से बातें करती, लेकिन उसके दिल के अंदर एक खाली जगह थी जो सिर्फ आरव से भर सकती थी। वो अब पहले जैसी नासमझ हरकतें नहीं करती थी। बाहर अकेले जाना, बिना बताए घूमना, सब बंद कर दिया था। पढ़ाई में भी ध्यान देने लगी थी। किताबों में सिर गड़ाए बैठी रहती, लेकिन हर पन्ने के बीच आरव का चेहरा आ जाता। उधर आरव भी बदला हुआ था। वो अब अनाया को नज़रों से ओझल नहीं होने देता था। ऑफिस से लौटते वक्त उसके लिए कुछ ना कुछ लाता, कभी उसकी पसंद की चॉकलेट, कभी आइसक्रीम, कभी कोई किताब। वो सीधे प्यार नहीं जताता था, मगर उसका ख्याल अब साफ दिखने लगा था। एक शाम की बात थी। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। हवेली का आंगन भीग रहा था। अनाया खिड़की के पास खड़ी बारिश को देख रही थी। उसे बारिश बहुत पसंद थी, लेकिन अब वो बाहर नहीं भागी। आरव पीछे से आया। बारिश पसंद है ना तुम्हें? उसने हल्के लहजे में पूछा। अनाया ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब बीमार नहीं पड़ना चाहती। आरव के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अच्छा है, खुद का ख्याल रखना सीख रही हो। अनाया उसकी तरफ मुड़ी। आप खुश हैं? क्यों? क्योंकि अब मैं जिद नहीं करती, उसने धीरे से कहा। अब मैं आपकी बात मानने लगी हूं। आरव कुछ पल चुप रहा। मैं खुश हूं, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम मेरी बात मानती हो, बल्कि इसलिए कि तुम समझदार बन रही हो। अनाया का दिल भर आया। तो फिर मुझे ऐसे दूर क्यों रखते हैं? उसने सवाल किया। आरव ने गहरी सांस ली।
क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मैं तुम्हारे करीब आऊं तो तुम सिर्फ भावनाओं से नहीं, समझ से भी तैयार हो। अनाया ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी बातों को दिल में बैठा लिया। कुछ दिन बाद हवेली में रिश्तेदार आए हुए थे। शोर, हंसी, बातें। अनाया हल्के रंग का सूट पहने सबके बीच घूम रही थी। अब वो पहले से ज्यादा सलीकेदार लग रही थी। एक रिश्तेदार औरत ने दादी से कहा, बहू तो अब बड़ी समझदार लगने लगी है। दादी मुस्कुरा दी। वक्त से पहले हालात बड़े बना देते हैं। आरव दूर से ये सब देख रहा था। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि अनाया सच में बदल रही है। रात को अनाया अपने कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही थी। किताब खुली थी मगर ध्यान नहीं था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आ जाओ, उसने कहा। आरव अंदर आया। तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, उसने कहा। उसने एक छोटा सा बॉक्स आगे बढ़ाया। अनाया ने खोला। अंदर एक सादा सा कंगन था। ये, उसकी आंखें चमक उठीं। ज्यादा महंगा नहीं है, आरव ने कहा, मगर रोज पहन सको इसलिए लिया। अनाया की आंखें नम हो गई। आपने मेरे लिए पहली बार कुछ लिया है, उसने धीमे से कहा। आरव को थोड़ा अजीब लगा। पहली बार नहीं, उसने कहा, पहले भी लिया है, बस जताया नहीं। उसने खुद उसके हाथ में कंगन पहनाया। उस पल दोनों बहुत करीब थे। अनाया की सांसें तेज हो गईं, दिल जोर से धड़कने लगा। आरव ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। वही दूरी, फिर से। अनाया की आंखों में उदासी उतर आई। उसी रात अनाया देर तक जागती रही। मैं कब बड़ी मानी जाऊंगी, वो सोचती रही। उसे अपना अतीत याद आने लगा, माँ की ममता, पिता की हंसी, और फिर सब कुछ छिन जाना। मैं मजबूत बनूंगी, उसने खुद से कहा, इतनी कि आरव मुझे कमज़ोर न समझे। अगले हफ्ते आरव को बाहर शहर जाना पड़ा, एक ज़रूरी मीटिंग के लिए, 2 दिन के लिए। मैं जल्दी लौट आऊँगा, उसने जाते वक्त कहा। अनाया ने सिर हिला दिया मगर दिल भारी हो गया। उसके जाने के बाद हवेली और भी सूनी लगने लगी। पहली रात अनाया को नींद नहीं आई। दूसरी रात उसने फैसला किया। वो दादी के पास गई। दादी, उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दादी ने प्यार से उसकी तरफ देखा। बोल मेरी बच्ची, क्या मैं सच में बहुत छोटी हूँ, उसने पूछा। दादी मुस्कुराईं। उम्र से नहीं, उन्होंने कहा, दिल से छोटी हो। अनाया की आंखें भर आईं। मैं अब बच्चे नहीं रहना चाहती, उसने कहा, मैं मजबूत बनना चाहती हूँ। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तो बनो, उन्होंने कहा, पर जल्दबाजी मत करो। 2 दिन बाद आरव लौटा। अनाया उसे देखने बाहर तक आई। आज उसके चेहरे पर अलग सा भरोसा था। आरव ने गौर किया। सब ठीक है, उसने पूछा। हाँ, अनाया बोली, अब सब ठीक है। आरव को नहीं पता था कि ये ठीक सिर्फ शब्द नहीं था, ये एक फैसले की शुरुआत थी। आरव के लौटने के बाद हवेली की रौनक जैसे थोड़ी लौट आई थी। अनाया अब पहले की तरह भागती दौड़ती नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव आ गया था। वो अब हर बात पर सोचती थी, बोलने से पहले भी और करने से पहले भी। आरव ये बदलाव महसूस कर रहा था। वो देख रहा था कि अनाया अब खुद चाय बनाकर दादी को देती है, नौकरों से भी सलीके से बात करती है और पढ़ाई में पहले से ज्यादा मन लगाने लगी है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि ये सब किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि खुद को साबित करने की जिद से हो रहा है। एक शाम आरव ऑफिस से थोड़ा जल्दी लौट आया। हवेली के आंगन में अनाया अकेली बैठी थी। सामने कॉपी किताबें फैली हुई थीं। बालों को ढीली चोटी में बांधे, हल्के रंग का सूट पहने वो कुछ लिख रही थी। आरव कुछ पल वहीं खड़ा होकर उसे देखता रहा। आज वो सच में बड़ी लग रही थी। क्या पढ़ रही हो, उसने पास आकर पूछा। अनाया ने चौंक कर सिर उठाया। आप आ गए? हाँ, वो मुस्कुराया। आज जल्दी फ्री हो गया। इकोनॉमिक्स, अनाया ने किताब दिखाते हुए कहा। दादी कह रही थीं कि आगे चलकर मुझे समझदार बनना होगा। आरव हल्का सा हंस पड़ा। समझदार तो तुम बन ही रही हो, उसने कहा। अनाया ने नजरें झुका ली। पर आपको लगता है मैं कभी आपके बराबर हो पाऊंगी? ये सवाल अचानक था। आरव ने कुर्सी खींचकर पास बैठते हुए कहा, बराबरी का मतलब उम्र नहीं होता अनाया, समझ और सोच होती है। तो फिर मुझे मौका क्यों नहीं देते? उसने सीधी नजरों से पूछा। आरव कुछ पल चुप रहा। क्योंकि मैं डरता हूं, उसने कहा। किससे? अनाया की आवाज नर्म हो गई। खुद से, आरव ने कहा, कि कहीं मैं तुम्हारी मासूमियत को चोट न पहुंचा दूं। अनाया ने धीरे से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया मगर बीच में ही रोक लिया। मासूमियत हमेशा बचाने की चीज नहीं होती, कभी कभी उसे जीना भी पड़ता है। आरव ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे लगा ये लड़की सिर्फ उम्र में छोटी है, सोच में नहीं। कुछ दिन बाद अनाया के कॉलेज से फोन आया।
उसे एक सेमिनार में हिस्सा लेने का मौका मिला था, दूसरे शहर में, 3 दिन का प्रोग्राम। दादी खुश थीं। जाओ, उन्होंने कहा, दुनिया देखो, सीखो। अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सीधे आरव के पास गई। मुझे बाहर शहर जाना है, उसने धीरे से कहा। आरव का चेहरा सख्त हो गया। अकेले? अनाया ने पूछा। कॉलेज के साथ, अनाया ने जल्दी से कहा। टीचर भी होंगे। आरव कुछ देर सोचता रहा। पहले वाला आरव तुरंत मना कर देता, लेकिन आज ठीक है, उसने कहा। अनाया को यकीन नहीं हुआ। सच? उसकी आंखें चमक उठी। हाँ, आरव बोला, लेकिन हर हाल में फ़ोन पर रहना। अनाया खुशी से उछल पड़ी। थैंक यू, आप देखना, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। आरव मुस्कुराया, लेकिन दिल के अंदर हल्की सी बेचैनी थी। सेमिनार के दिन अनाया पहली बार हवेली से इतनी दूर जा रही थी, बिना आरव के। बस में बैठते वक्त उसने पीछे मुड़कर देखा। आरव खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। अनाया ने हाथ हिलाया। बस चल पड़ी। आरव वहीं खड़ा रह गया। शहर पहुंचकर अनाया को एक अलग ही दुनिया दिखी। कॉलेज की लड़कियां, नए लोग, नई बातें। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो भी कुछ कर सकती है। सेमिनार में उसने सवाल पूछे, अपने विचार रखे। लोगों ने उसकी तारीफ की। उस रात उसने आरव को फ़ोन किया। आपको पता है, उसने उत्साहित होकर कहा, आज सबने मेरी बात सुनी। आरव के होठों पर अनजानी मुस्कान आ गई। मुझे पता था, उसने कहा, तुम कर सकती हो। अनाया कुछ पल चुप रही। आपको मेरी याद आ रही है? उसने धीरे से पूछा। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। हाँ, उसने सच कहा। फ़ोन के उस सिरे पर अनाया मुस्कुरा उठी। तीसरे दिन सेमिनार खत्म हुआ। वापसी के रास्ते अनाया बहुत खुश थी। उसे लग रहा था उसने खुद को थोड़ा साबित कर दिया है, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। रास्ते में बस खराब हो गई। शाम ढल चुकी थी। नेटवर्क भी कमज़ोर था। अनाया का दिल घबराने लगा। उसने किसी तरह आरव को कॉल किया। बस रुक गई है, उसकी आवाज़ कांप रही थी। आरव का दिल बैठ गया। कहाँ हो तुम? उसने तुरंत पूछा। अनाया ने जगह बताई। मैं आ रहा हूँ, आरव ने बिना सोचे कहा। आप मत आइए, टीचर हैं यहाँ। मैं आ रहा हूँ, आरव ने दोहराया। फ़ोन कट गया। रात के अंधेरे में आरव गाड़ी दौड़ाई जा रहा था। दिल में सिर्फ एक ही बात, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। सड़क सुनसान थी। आरव की गाड़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसका मन और भी तेज़ भाग रहा था। बार बार उसे वही दिन याद आ रहा था जब उसने गुस्से में अनाया को सड़क पर उतार दिया था। आज हालात अलग थे, लेकिन डर वही था। भगवान, इस बार कुछ गलत मत होने देना, वो मन ही मन बुदबुदाया। उधर अनाया बस में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। चारों तरफ अंधेरा था। कुछ लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। टीचर ड्राइवर से बात कर रही थी, लेकिन अनाया का दिल बहुत बेचैन था। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि आज़ादी सिर्फ खुशी नहीं देती, जिम्मेदारी भी लाती है, और डर भी। उसने दुपट्टा ठीक किया और खुद को संभालने की कोशिश की। मैं डरूंगी नहीं, उसने खुद से कहा। आरव आ रहे हैं। करीब 1 घंटे बाद दूर से गाड़ियों की लाइट दिखी। एक गाड़ी तेजी से बस के पास आकर रुकी। अनाया ने पहचान लिया। आरव, उसकी आंखें भर आईं। आरव गाड़ी से उतरा। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में सिर्फ चिंता थी। उसने सीधे बस की तरफ देखा। अनाया, उसने जोर से आवाज दी। अनाया बस से नीचे उतरी। दोनों आमने सामने खड़े थे। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर धीरे से आरव ने कहा, ठीक हो? अनाया ने सिर हिला दिया। हाँ, उसकी आवाज़ कांप रही थी। आरव ने राहत की सांस ली। टीचर पास आईं। थैंक यू, आप आने के लिए, उन्होंने कहा। बस ठीक होने में वक्त लगेगा। आरव ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं। उसने अनाया की तरफ देखा। चलो। अनाया बिना कुछ कहे उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी। अंदर सन्नाटा था। बार बार दोनों एक दूसरे को देख लेते, लेकिन कुछ बोलते नहीं। कुछ दूर जाने के बाद आरव ने गाड़ी साइड में रोकी। अनाया चौंक गई। क्या हुआ? उसने पूछा। आरव ने गहरी सांस ली। आज तुम डरी हुई थी, उसने कहा। मैंने तुम्हारी आवाज़ में डर सुना। अनाया ने सिर झुका लिया। हाँ, उसने सच कहा। आज पहली बार। आरव ने स्टीयरिंग से हाथ हटाकर उसकी तरफ देखा। आज समझ आया कि आज़ादी देना आसान नहीं है, और लेना भी नहीं। अनाया ने उसकी तरफ देखा। पर आपने मुझे रोका नहीं, आप आए। आरव की आंखें नर्म पड़ गईं, क्योंकि अब मुझे फ़र्क समझ आने लगा है, रोकने और साथ देने में। अनाया की आंखों से आंसू निकल आए। मुझे लगा था आप कहेंगे, मैंने कहा था ना। आरव ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, आज मुझे तुम पर गर्व है। अनाया का दिल भर आया। उसने धीरे से कहा, मैं बड़ी होना चाहती हूँ,
पर आपके बिना नहीं। आरव ने पहली बार उसका हाथ थाम लिया। इस बार उसने हाथ नहीं छोड़ा। हवेली पहुंचते पहुंचते रात काफी हो चुकी थी। दादी दरवाजे पर ही बैठी थी। अनाया को देखते ही उठ खड़ी हुई। मेरी बच्ची, उन्होंने उसे गले लगा लिया। अनाया फूट फूट कर रो पड़ी। दादी, मुझे डर लग गया था, वो बच्चों की तरह बोली। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। डर अच्छा होता है, इंसान को संभलना सिखाता है। आरव चुपचाप ये सब देख रहा था। दादी ने उसकी तरफ देखा। आज तुमने अच्छा किया, उन्होंने कहा, सिर्फ पति बनकर नहीं, इंसान बनकर। आरव की आंखें झुक गईं। उस रात अनाया को नींद नहीं आई। आज उसका दिल हल्का था। उसे लगा जैसे आरव और उसके बीच की दीवार थोड़ी सी टूट गई हो। उधर आरव भी जाग रहा था। आज पहली बार उसने माना अनाया अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं रही, वो उसकी ताकत बन सकती है। अगली सुबह हवेली में चाय की खुशबू फैली थी। अनाया रसोई में दादी की मदद कर रही थी। आरव वहां आया। कॉलेज से फोन आया था, सेमिनार में तुम्हारी तारीफ हुई है। अनाया मुस्कुरा दी। आपको अच्छा लगा? उसने पूछा। बहुत, आरव ने कहा। कुछ पल बाद उसने आगे कहा, अगर तुम चाहो तो आगे और भी ऐसे प्रोग्राम कर सकती हो। अनाया को यकीन नहीं हुआ। सच? उसने पूछा। हाँ, आरव बोला। अब मुझे तुम पर भरोसा है। अनाया की आंखें नम हो गईं। ये भरोसा उसके लिए सबसे बड़ी दौलत थी। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। उसी दिन दोपहर को हवेली में एक फोन आया। आरव का चेहरा फोन रखते ही बदल गया। दादी ने पूछा, क्या हुआ? आरव ने गहरी सांस ली। पापा के पुराने बिजनेस का मामला फिर से खुल गया है। बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, करीब 10 करोड़ रुपए का। अनाया में ये सब सुना। आज पहली बार उसने महसूस किया कि अब ये सिर्फ आरव की परेशानी नहीं है, ये उसकी भी है। उसने मन ही मन तय किया, अब वो सिर्फ सीखने वाली नहीं रहेगी, अब वो साथ निभाने वाली बनेगी। फोन रखने के बाद हवेली में अजीब सी चुप्पी छा गई थी। दादी कुर्सी पर बैठ गईं, चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। आरव खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था, जैसे जवाब आसमान में ढूंढ रहा हो। अनाया वहीं खड़ी ये सब देख रही थी। आज पहली बार उसे लगा कि आरव सिर्फ सख्त और संभला हुआ इंसान नहीं है, वो भी डरता है। फर्क बस इतना है कि वो अपना डर दिखाता नहीं। कितना नुकसान हो सकता है? अनाया ने धीरे से पूछा। आरव ने उसकी तरफ देखा। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि वो ये सवाल पूछेगी। करीब 10 करोड़ रुपए का, उसने भारी आवाज में कहा। अगर केस हाथ से निकल गया तो? अनाया की सांस अटक गई। इतनी बड़ी रकम उसने कभी सोचा भी नहीं था। दादी ने गहरी सांस ली। तुम्हारे पापा ने जो गलतियां की थी, उनकी सजा आज भी मिल रही है। आरव ने मुट्ठी भींच ली। मैं सब संभाल लूंगा, उसने कहा, जैसे अब तक संभालता आया हूं। अनाया को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। अकेले क्यों? उसने अचानक कहा। चौंक गया। मतलब? उसने पूछा। मतलब? अनाया ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं भी इस घर का हिस्सा हूं। अगर परेशानी है तो सिर्फ आपकी नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। दादी ने अनाया की तरफ देखा। आंखों में हल्की सी चमक थी। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ये बिजनेस की बातें हैं, तुम्हें समझ नहीं आएंगी। ये सुनकर अनाया का दिल चुप गया। मैं समझना चाहती हूँ, उसने साफ कहा। अगर मौका दें तो? आरव कुछ नहीं बोला। उसी दिन शाम को आरव अपने स्टडी रूम में फाइलें देख रहा था। टेबल पर कागज बिखरे पड़े थे। चेहरे पर थकान साफ थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आ जाओ, उसने बिना देखे कहा। अनाया अंदर आई। हाथ में चाय का कप था। दादी ने भेजा है, उसने कहा। आरव ने कप लिया। थैंक यू। अनाया वहीं खड़ी रही। कुछ कहना है? आरव ने पूछा। हाँ, उसने धीरे से कहा। अगर आप बुरा न माने तो। आरव ने उसकी तरफ देखा। बोलो। मैं आपकी मीटिंग्स में बैठना चाहती हूँ, उसने कहा, बस सुनने के लिए। आरव को झटका लगा। ये बच्चों का खेल नहीं है, उसने सख्त लहजे में कहा। अनाया ने नजरें झुका ली। मैं जानती हूँ, उसने कहा, लेकिन मैं अब सिर्फ बच्ची नहीं रहना चाहती। आरव ने कुर्सी से पीठ टिकाई। तुम्हें कुछ नहीं पता बिजनेस के बारे में, उसने कहा। तो सिखाइए, अनाया ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में जिद नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी। आरव उसे कुछ देर देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, कल सिर्फ बैठना, बोलना नहीं। अनाया की आंखें चमक उठीं। थैंक यू, उसने खुशी से कहा। अगले दिन आरव की मीटिंग थी। बड़े बड़े लोग सूट बूट में, फाइलें हाथ में। अनाया सादे कपड़ों में कोने में बैठी थी, चुप, ध्यान से सब सुनती हुई। शुरू में उसे कुछ समझ नहीं आया, कानूनी बातें, पुराने कॉन्ट्रैक्ट, जमीन के कागज। लेकिन धीरे धीरे उसे बातें जुड़ने लगीं।
किस तरह किसी ने पुराने दस्तावेजों में गड़बड़ी की थी और अब उसी का फायदा उठाया जा रहा था। मीटिंग खत्म हुई, सब लोग चले गए। आरव फाइलें समेट रहा था। अनाया धीरे से बोली, एक बात पूछूं? आरव ने सिर हिलाया। वो ज़मीन, उसने कहा, जो आपके पापा के नाम पर थी, क्या उसके टैक्स के कागज़ पूरे हैं? आरव रुक गया। हाँ, उसने कहा। क्यों? क्योंकि मीटिंग में जो आदमी बोल रहा था, अनाया ने कहा, वो बार बार सिर्फ अग्रीमेंट की बात कर रहा था, टैक्स की नहीं। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। ये बात उसने नोटिस नहीं की थी। तुम्हें ये कैसे पता? उसने पूछा। अनाया ने कंधे उचका दिए। मैं सुन रही थी। आरव पहली बार मुस्कुराया। दिन बीतने लगे। अनाया रोज़ मीटिंग्स में बैठने लगी, धीरे धीरे सवाल पूछने लगी। अब आरव उसे रोकता नहीं था। कभी कभी उसे समझाता, कभी उसे चुप रहने को कहता। लेकिन अब अनाया सिर्फ सुनने वाली नहीं रही थी। एक दिन आरव थका हुआ घर आया। वकील फीस बढ़ा रहे हैं, उसने दादी से कहा। लगभग 50 लाख रुपए और लगेंगे। अनाया चुपचाप सुन रही थी। रात को उसने आरव के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। आओ, आरव ने कहा। मैंने सोचा है, अनाया ने सीधे कहा। मेरी माँ के नाम जो एफडी थी, उसे तुड़वा सकते हैं। आरव खड़ा हो गया। क्या? उसने सख्ती से कहा। नहीं। क्यों? अनाया ने पूछा। वो तुम्हारा भविष्य है, आरव बोला। और आप? उसने सवाल किया। क्या आप मेरा भविष्य नहीं है? आरव के पास जवाब नहीं था। वो पैसे यूं ही पड़े हैं, अनाया ने कहा। अगर उससे आपका बोझ हल्का हो सकता है तो? आरव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें नम हो गईं। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? उसने कहा। अनाया ने सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा। अब मैं सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं हूं, आपकी साथी हूं। आरव ने पहली बार उसे सीने से लगा लिया, बिना डरे, बिना झिझक। दादी ये सब दूर से देख रही थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर सुकून की मुस्कान। अब ये लड़की सच में बड़ी हो गई है, उन्होंने मन ही मन कहा। लेकिन हर कहानी में एक आखिरी इम्तिहान होता है, और आरव और अनाया का इम्तिहान अभी बाकी था। अदालत की तारीख पास आ रही थी। फैसला, सब कुछ बदल सकता था। अदालत की तारीख जैसे जैसे पास आ रही थी, हवेली की दीवारें और भी भारी लगने लगी थी। हर सुबह एक नए डर के साथ होती थी, और हर रात किसी अनकहे डर में खत्म हो जाती थी। आरव अब पहले जैसा मजबूत बाहर से दिखता जरूर था, लेकिन अंदर से वो रोज टूट रहा था। अनाया ये सब साफ देख रही थी। वो अब सवाल नहीं पूछती थी, बस साथ निभा रही थी। सुबह आरव के लिए खुद चाय बनाना, उसकी फाइलें संभालना, समय पर उसे याद दिलाना कि खाना खा ले। छोटी छोटी बातें, लेकिन उनमें बहुत बड़ा सहारा छिपा था। एक शाम आरव थका हुआ घर लौटा। चेहरा उतरा हुआ था। दादी ने पूछा, क्या हुआ? आरव कुर्सी पर बैठ गया। वकील ने कहा है कि कल अगर फैसला खिलाफ गया तो सब कुछ चला जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनाया चुपचाप पास आई और आरव के सामने बैठ गई। सब कुछ नहीं, उसने नर्म आवाज में कहा। मैं रहूंगी। आरव की आंखें भर आईं। उसने पहली बार अनाया को ऐसे देखा, जैसे कोई बच्ची नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे मजबूत दीवार। अगली सुबह अदालत का माहौल भारी था। काले कोट, फाइलें, बहस, तारीखें। आरव और अनाया साथ बैठे थे। अनाया ने हल्के से आरव का हाथ पकड़ा। डरो मत, उसने फुसफुसाकर कहा। जो होगा हम साथ झेलेंगे। आरव ने उसकी तरफ देखा। आज उसे एहसास हुआ कि शादी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होती, वो ताकत भी होती है। केस शुरू हुआ। बहसें चली। पुराने कागज, नए सबूत, घंटों तक सुनवाई होती रही। फिर वो पल आया। जज ने फैसला सुनाना शुरू किया। अनाया की सांसें रुक गई। आरव की मुट्ठियां भींच गईं। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पुराने दस्तावेजों में गड़बड़ी जानबूझकर की गई थी। आरव का दिल बैठ गया। लेकिन अगला वाक्य? और इस केस में प्रतिवादी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। एक पल को सब शांत हो गया। फिर जमीन और संपत्ति पूरी तरह वैध है। आरव को समझ ही नहीं आया। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। केस जीत लिया गया था। बाहर निकलते ही दादी ने दोनों को गले लगा लिया। भगवान ने इज्जत रख ली, उन्होंने कहा। आरव ने गहरी सांस ली। सालों बाद उसे हल्का महसूस हो रहा था। उसने अनाया की तरफ देखा। अगर तुम साथ न होती तो शायद मैं टूट जाता। अनाया मुस्कुरा दी। अब आप अकेले नहीं हैं, उसने कहा। कभी थे भी नहीं। हवेली लौटकर माहौल बदल चुका था। डर की जगह सुकून था। दादी ने मिठाई बनवाई। घर में रौनक लौट आई।
रात को छत पर आरव और अनाया साथ बैठे थे। आसमान साफ था, सितारे चमक रहे थे। एक बात पूछूं? अनाया ने कहा। पूछो, आरव बोला। अब भी मैं आपको बच्ची लगती हूँ? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। आरव ने उसकी तरफ देखा। नहीं, उसने साफ कहा। अब तुम मेरी बराबर हो। अनाया की आंखें भर आईं। तो फिर दूरी? उसने धीरे से पूछा। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। अब नहीं, उसने कहा। अब सिर्फ साथ। अनाया ने सिर उसके कंधे पर टिका दिया। आज पहली बार उसे पूरा होने का एहसास हुआ। कुछ महीनों बाद हवेली में फिर से रौनक थी। इस बार वजह अलग थी। आरव और अनाया की शादी को सही मायनों में स्वीकार किया जा रहा था। सादे तरीके से, परिवार के बीच। कोई दिखावा नहीं, सिर्फ अपनापन। दादी ने आशीर्वाद दिया। अब ये रिश्ता बराबरी का है, उन्होंने कहा। प्यार और सम्मान दोनों के साथ। रात को अनाया आईने के सामने खड़ी थी। अब उसमें वही लड़की थी, लेकिन नजरों में आत्मविश्वास था। आरव पीछे से आया। तैयार हैं? उसने पूछा। अनाया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। आपके साथ, हमेशा। आरव ने उसके माथे पर हल्का सा हाथ रखा। आज कोई डर नहीं था, कोई दूरी नहीं थी। कभी कभी जिंदगी हमें जल्दी बड़ा कर देती है, और कभी रिश्ते हमें धीरे धीरे सिखाते हैं कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, साथ निभाने का नाम है। अनाया ने ये सीख लिया था, और आरव ने भी। और इसी के साथ उनकी कहानी पूरी नहीं हुई, बल्कि सही मायनों में शुरू हुई।